नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, इवनी साथी वनिता वाजपेयी। अजमेर के एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर में एक शख्स आता है, कहता है कि जनाब मेरे खिलाफ फेक कंप्लेन दर्ज की गई है। जब मैं पुलिस थाने गया और कहा कि मेरा कंप्लेन से मेरा नाम हटा लिया जाए, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए लगेंगे। नाम तो हट जाएगा, नाम हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 करोड़ रुपए लगेंगे। अब उसने कहा कि इतने पैसे तो है नहीं और मैं ऊपर से निर्दोष हूं, आप मुझे बेमतलब में फंसा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, नाम हटाना है, बदनामी से बचना है तो पैसों का तो इंतजाम करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, उदयपुर के लिए निकलो और रास्ते में हम तुम्हें कॉल करके बताएंगे कि कितने पैसे तुम्हें देने हैं, या जो भी एडजस्टमेंट की बात होगी वो तुम्हें बता दिया जाएगा। जो कारोबारी था वो निकल जाता है इस उम्मीद से कि उसका नाम हट जाएगा। रास्ते में उसे कॉल आता है उन्हीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि देखो 2 करोड़ रुपए से तो नहीं, 50% डिस्काउंट देते हैं तुम्हें, 1 करोड़ रुपए में डील डन करो। अब 1 करोड़ रुपए तो अगर तुम नहीं मानोगे तो समझो हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर के अफसरों को भी पैसे पहुंचाने हैं, तो पैसे तो दे ही दो। कारोबारी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर या मैम, आपको मेरी मजबूरी समझिए। लेकिन मायूस होकर डरा सहमा जो कारोबारी था, उसे लगा कि इंसाफ की राह में या पहुंच गया एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में, जहां पे जाके उसने सारी अपनी प्रॉब्लम बताई। अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी थे वो जब सुन रहे थे सब चीजें, तो उन्हें भी धक्का लगा कि रिश्वत के तौर पर 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिए, जो अधिकारी है हम उस पर सर्विलांस पे लेंगे, उसको रडार पे लेंगे और पूरी जानकारी खंगालेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसा करता भी है, उस अफसर के खिलाफ आसपास उसको रडार पे लगाया जाता है, उसके सर्विलांस पे उसे रखा जाता है। पता लगता है कि जो अधिकारी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी अधिकारी की तस्वीर है। नाम है इसका दिव्या मित्तल। दिव्या मित्तल की कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि 2007 में इसने RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास किया, लेकिन पास तो हो गई, अच्छे नंबरों से भी पास हो गई। कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया। अब कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो उसे समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है, लेकिन 3 साल बाद उसकी किस्मत बदलती है। 2010 में कोर्ट का स्टे ऑर्डर हटता है और वो बतौर ASP यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त होती है। बड़ी पुलिस अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन इस पुलिस अधिकारी जो एंटी करप्शन ब्यूरो जब जांच कर रही थी तो पता लगा कि इसकी जो पूरी जो पास्ट लाइफ है या कहीं पीछे की जो जिंदगी है कंट्रोवर्शियल है। क्या थी उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो कंट्रोवर्शियल चीजें, चलिए वो भी आपको एक एक कर बताते हैं। दिव्या मित्तल, हाल ही में ACB की टीम ने इन्हें अरेस्ट किया है 2 करोड़ के रिश्वत के मामले में। अब जैसा कि दीपक ने बताया कि 2007 में RS की परीक्षा देती हैं, पास होती हैं, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उस दौरान ये लेक्चरर की नौकरी करती है, लेकिन तभी 2010 में स्टे हट जाता है, जिसके बाद इसे नौकरी मिल जाती है, ये पुलिस वाली बन जाती है। और अब तक अपने 12 साल की जो इसने सर्विस दी है, उसमें इसने जिस तरीके से काम किए या जो कारनामे किए, उसकी वजह से आज इसके पास अथाह पैसा है। और जितनी कंट्रोवर्शियल इसकी दिव्या मित्तल की प्रोफेशनल लाइफ है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल इसकी लाइफ पर्सनल भी है। एक लड़के से इसने प्यार किया, उसके साथ लिव इन में रही, शादी की, फिर तलाक भी दिया और यहाँ तक कि उस पर इसने दहेज का आरोप भी लगा दिया, दहेज प्रताड़ना का। दिव्या की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये बेसिकली हरियाणा की है। इसके पिताजी ट्रैक्टर एजेंसी का काम करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ये काम बंद कर दिया। इसके भाई हैं, इसकी बहनें हैं, इसका भाई माइनिंग का काम करता है। अब दिव्या ने अपना कॉलेज, अपनी स्कूलिंग सब कुछ हरियाणा से ही की, लेकिन जब दिव्या ने 2007 में RS का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद इसकी जब 2010 में नौकरी लगी, उसी के कुछ साल बाद 2014 में इसकी एक शख्स से मुलाकात हुई। दरअसल उस वक्त ये सोशल मीडिया साइट पर आई, जहाँ पर ये प्रतीक नाम के एक लड़के से मिली जो हिसार का था। उससे मिलने के बाद इनकी बातचीत शुरू हुई, इसने चैट करना शुरू किया और जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब दिव्या ने कहा प्रतीक से कि तुम एक बार मेरी फैमिली से मिल लो, जिसके लिए प्रतीक फैमिली से मिल भी लेता है। सब लोग राज़ी भी हो जाते हैं कि इन लोगों को आगे अपना फ्यूचर देखना चाहिए, शादी करनी चाहिए। अब दिव्या कहती है प्रतीक से कि मुझे तुमसे शादी करनी है, जिसके लिए तुम अपनी माँ को तैयार करो और मेरा परिवार तो तैयार है ही। प्रतीक कहता है कि जब तक मेरी माँ राज़ी नहीं होती हम दोनों शादी नहीं कर सकते। लेकिन तब दिव्या उस पर बहुत
ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, उसे बहुत ज़्यादा बोलती है कि हमें शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो प्रतीक भी अपनी माँ से नहीं पूछता, क्योंकि उसकी माँ उस वक्त राज़ी नहीं थी। तो ये दोनों एक मंदिर में चुपचाप शादी कर लेते हैं। उससे पहले ये लोग लिव इन में रहते हैं। लिव इन में रहने के बाद जब इन लोग की शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन 1 साल बाद ही ये प्रतीक से तलाक ले लेती है। और तलाक के बाद ये उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगा देती है। अब जब दहेज प्रताड़ना का केस वगैरह चलता है, जब वो फर्जी पाया जाता है, तब दिव्या को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से इसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है कि अब जाके जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, जब एसीबी की टीम जांच कर रही है कि किस तरीके से इसने इतना गबन किया, पैसे बनाए, जो घूसखोरी का केस है, तो जिस तरीके से इसकी प्रोफेशनल लाइफ रही है, वैसे ही कहीं ना कहीं इसकी पर्सनल लाइफ भी रही है। जैसा कि वर्णिता ने बताया कि जब पता लगा कि दहेज उत्पीड़न का जो मामला था वो गलत था, इसके बाद कहा जाता है कि पुलिस महकमे में बदनामी की डर से उससे फिलहाल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जो दिव्या मित्तल है, इसके पास एक एम ये था कि हर साल, जैसे कि वनिता ने बताया कि 2010 में नौकरी लगी, 2022 या 2023 चल रहा है अभी, 12 साल की नौकरी में उसने प्लान बनाया कि मुझे हर साल 10 से 12 बीघा जमीन लेनी ही लेनी है, चाहे किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से। अब ये 10 से 12 बीघा जमीन कैसे लेगी? तो इसके लिए उसने प्लान बनाया कि रिश्वत, जिससे जो पैसे आएंगे मैं उसी से जमीन लूंगी। अब जैसा कि हमने उसकी पर्सनल लाइफ में देखा कि उसके बहुत ही साधारण परिवार से आती है दिव्या, 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, लेकिन उसके पास अथाह पैसा है। अथाह पैसा कैसे? खुद उसके पास नहीं, खुद उसकी जो परिवार के या कहीं रिश्तेदारों के पास जमीन जायदाद पैसों की कोई कमी नहीं रहने लगी जिस दिन से वो पुलिस अधिकारी बनी। अब ये बात आ रहा था कि ये दिव्या एक और काम करती थी कि अपने रिश्तेदारों के नाम पे उसने जमीन ली, फिर कुछ समय बाद उन जमीनों की जो कागजात होते थे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेती थी। 12 साल की नौकरी में, जैसा हमने पहले ही बताया आपको, इसकी जो पोस्टिंग थी 7 साल उदयपुर में ही रही। अब जब एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो वाले इसको खंगाल रहे थे तो उन्हें समझ में आया कि उदयपुर छोड़कर जाना ही क्यों नहीं चाहती थी। पोस्टिंग, कई बार जो अफसर होते हैं उनकी बड़ी बड़ी जगह पोस्टिंग होती है, लेकिन दिव्या उदयपुर को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। क्या पता लगा इसमें? पता लगा कि उदयपुर में दिव्या का आलीशान रिजॉर्ट है। कितने कमरों का रिजॉर्ट है? 50 कमरों का रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, पार्टी फंक्शन हो या किसी भी तरीके का बड़ा इवेंट हो, सब यहीं पर ऑर्गेनाइज होता है। अब 1.5 लाख रुपए कमाने वाली एक लड़की या कहें दिव्या, उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीदने के पैसे कहाँ से आए? साधारण परिवार से थी वो, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत में ये था कि दिव्या अपने जीजा, जो उसके जीजा थे, उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाया। दोनों मिलकर इस रिजॉर्ट की देखभाल करते थे, या जो भी वहां से करोड़ों की कमाई होती थी आपस में बांट लेते थे। लेकिन मामला बिगड़ता है, जीजा बिजनेस से अलग हो जाते हैं किसी कारणवश। तो दिव्या एक केयर टेकर को ढूंढती है जो उसकी सारी बिजनेस को संभाल सके। तो रिजॉर्ट का केयर टेकर मिलता है और वो केयर टेकर ये ध्यान रखता है कि रिजॉर्ट की कमाई पूरे साल या कहें एवरग्रीन मनी वहां से आता ही रहे। ब्लैक मनी को सफेद करने का धंधा भी इसी रिजॉर्ट के जरिए किया गया। एक छोटी सी बात है कि एक रिजॉर्ट है, दिव्या के बाद इससे कई ज्यादा और प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से एक शख्स जाता है और एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर कंप्लेन करता है, जब दिव्या को पता लगता है कि ये जो शख्स है ये एंटी करप्शन ब्यूरो गया है, वो उसे फोन लगा के पूछती है। उस वक्त वो शख्स अपनी फैक्ट्री में था, दवा का कारोबारी है, कि तुम फोन लगा के उसके जो शब्द हैं, ये शब्द हैं कि तुम एंटी करप्शन ब्यूरो वाले के पास गए थे। तो वहाँ सामने वाला जो कारोबारी कहता है कि नहीं मैम, मैं तो गया नहीं था, और जैसे कि आपके और मेरे संबंध तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो वाले के पास क्यों जाऊँगा। वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो दवा कारोबारी था वो भी डर जाता है, लेकिन दवा कारोबारी जो था वो किसी भी तरीके से उससे निडर होकर कहता है कि नहीं, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पास नहीं गया था। कहा जाता है कि दिव्या मित्तल को शक हो चुका था कि एंटी करप्शन ब्यूरो उस पर कभी भी रेड कर सकती है। अब दिव्या मित्तल को लगा कि मैं फंसने वाली हूं, तो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे बैठे वो अपने फोन को एक नहर में फेंक देती है। अब सरकारी गाड़ी में एक सरकारी ड्राइवर भी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब रेड मारा तो कुछ दस्तावेज तो मिले ही, लेकिन पता लगा कि उसके फोन नहीं मिल रहा था। बहादुर सिंह, वो ड्राइवर है उस सरकारी गाड़ी का, उसे बुलाया जाता है, पूछा जाता है
कि मैडम जब आपके पीछे बैठी थी और जो फोन फेंक रही थी नहर में, उन्होंने कहाँ फेंका। तो स्टेट की एसडीआरएफ यानी जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, उसके 10 जवान लगातार गोता लगाकर उस फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन अब तक नहीं मिल पाया है। तो उस फोन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे दिव्या फंस सकती है, और दिव्या क्यों या किसने उसे बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो का रेड पड़ने वाला है। जो उसके पास पैसा है, अब 1.5 लाख रुपए कमाने वाली लड़की के पास इतना पैसा कैसे और कहां से आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत ही अहम सवाल है कि जिसकी सैलरी 1.5 लाख है, अगर उसकी कोई पीछे से प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पेरेंट्स की इतनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अचानक से, मतलब एक लंबा टाइम लगता है अगर आप बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, लेकिन अचानक से इतनी सारी प्रॉपर्टी, रिजॉर्ट बना लेना, उसके अलावा 3-4 फ्लैट, और भी जो उसने प्रॉपर्टी खरीद के रखी, उसके रिश्तेदारों के नाम पे जो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, भाई के नाम पे जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी उसने खरीदी, वो कैसे आई। तो जो दिव्या थी वो एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो पुलिस की टीम होती है, उसमें ये काम करती थी। तो इसके पास एक स्पेशल काम इसे दिया गया। इसका जो मेन काम था, वो जितने भी माफिया होते हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया करती थी। अब उसमें ये बदनाम तो पहले से हो चुकी थी, जो इसकी लंबी सी जितनी भी इसने सर्विस की, उसमें पहले से कुछ हद तक बदनाम हो चुकी थी। लोग इसके बारे में जान चुके थे कि हाँ, किस तरह की लेडी है, क्या ये घूस लेती है, नहीं लेती है, तो लोगों को भी इसके बारे में आइडिया लग गया था। अब जो दिव्या थी, वो जब भी कोई ऐसा एक्शन लेती, जब भी कहीं रेड मारती किसी माफिया के वहाँ पर, तो वहाँ से वो लोगों को अरेस्ट करती। अब अरेस्ट करने के बाद जितने भी बड़े लोग थे, ये उनके साथ एक डील कर लेती। ये उनसे कहती कि देखो भैया, तुम्हें मैंने अरेस्ट तो कर लिया है, और तुम्हारे खिलाफ जो मैं धारा लगा रही हूँ बहुत नॉर्मल है, जिसकी वजह से तुम आसानी से छूट जाओगे, लेकिन तुम तो छूट जाओगे, उसके बदले में मुझे तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे, मुझे मोटी रकम दोगे। ये एक तरीके से उनके साथ साझेदारी करती थी, उन्हें सेट करती थी। और यहाँ पर सबसे अहम बात ये कि ये जो पुलिस अधिकारी थी, ये अपनी पुलिस की वर्दी का कितना गलत उपयोग करती थी। ये जितने भी छोटे लोग होते थे, मतलब अगर किसी बिचौलियों को पकड़ती थी, किसी सप्लायर को इसने पकड़ लिया, एक होता है कि आपने किसी मेन हेड को पकड़ा है, किसी डीलर को पकड़ लिया, उसके बाद आप किसी सप्लायर को पकड़ रहे हो, तो ये उन सप्लायरों को पकड़ती थी, छोटे मोटे जो जैसे कहते हैं छोटी मछली, उनको पकड़ती थी। उसके बाद उन पर ऐसी धाराएं लगाती थी कि वो बेचारे छूट ही नहीं पाते थे। अब इसमें पुलिस महकमे में भी इसकी वाहवाही हो जाती थी कि ये तो आए दिन एक्शन कर रही है, बालू माफिया में इसने यहाँ रेड मार दी, कहीं शराब माफिया में रेड मार दी, और लोगों को अरेस्ट भी कर लिया, लोग अपने गुनाहों की सजा भी काट रहे हैं। तो पुलिस महकमे में एक तरीके से इसकी वाहवाही भी होती थी कि मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, मैडम से हमें सीखना चाहिए। लेकिन मैडम तो कुछ उल्टा ही गेम चल रही थी। ये मैडम जो बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट करती थी, उनके खिलाफ बहुत आम और बहुत साधारण धाराएं लगाती थी, जिसकी वजह से वो आसानी से छूट जाते थे, और बदले में उनसे पैसे लिया करती थी, और जो उनका बैंक बैलेंस है उसे मजबूत करती थी। अब दिव्या एक राजस्थान पुलिस में खास तौर पर एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में लेडी सिंघम के नाम से भी मशहूर होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रही थी, वो पकड़ती तो अरेस्ट, ताबड़तोड़ अरेस्ट होते, ताबड़तोड़ रेड होते, और लोग अरेस्ट तक की बात करते, लेकिन अरेस्ट के बाद जो कार्रवाई होती, कानूनी कार्रवाई होती, उसमें किस तरीके से बड़ी मछली आसानी से छूट जाया करती, और छोटी मछलियों को बड़े तौर पे जो कुछ ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं, तो दिखाया जाता है कागजों में कि बड़े जो छोटी मछलियां हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और पूरा कारोबार ठप कर दिया गया है। लेकिन बड़ी मछली अभी भी जिंदा थी, और उनसे उगाही कर वो दिन ब दिन अमीर बन रही थी। अब यहाँ पे मैंने ये बात क्यों कही, क्या देखिए, जैसे राजस्थान जो पुलिस है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो राजस्थान पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया कि यहाँ पर उनका एक अलग एडीजी होगा, एक अलग आईजी होगा, एक अलग एसपी होगा, और खुद जो एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जो तैनात थी दिव्या, एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया गया। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये कि किसी भी तरीके से जो इलीगल एक्टिविटीज या किसी माफिया जो है उसको खत्म करना है राज्य से। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक शख्स जो कारोबारी जाके कहता है कि दिव्या फोन करके कहती है कि 1 करोड़ रुपए दे दो क्योंकि मुझे ऊपर भी पैसे ट्रांसफर करना है। अब राजस्थान पुलिस में कई सारे डिपार्टमेंट है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट में जिसमें जो तैनात थी दिव्या, उसने कहा कि उसे बड़े अफसरों तक पैसे पहुंचाने हैं। तो क्या बड़े अफसर कौन है? क्या वो एसपी है, क्या वो आईजी है, या एसओजी का एडीजी है? कौन है ये अब तक जांच का विषय है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी गौर करने वाले हैं। लेकिन इस पर जवाब भी आया है दिव्या का कहना है कि हाल ही में उसने कई सारे जो माफियाओं पर एक्शन लिया था, ड्रग माफियाओं पर एक्शन लिया था, क्या ये उसको उसका इनाम मिल रहा है? पुलिस उसे अरेस्ट करके दिखाना चाह रही है
या ड्रग माफियाओं ने उनके खिलाफ कोई साजिश रची है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जांच है ये दिव्या की ओर इशारा का, और दिव्या ने जिस तरीके से अपना फोन पर नहर में फेंका, उसके घर से जो कागजात जब्त किए गए, और जिस तरीके से इतने कम समय में करोड़ों की जो प्रॉपर्टी बना लेना, रिजॉर्ट बना लेना, ये भी दिखाता है कि दिव्या ने किस तरीके से अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया था। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।